नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी प्रश्न बताए जाने वाले हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो आप दोस्तों कंटिन्यू वीडियो पे बरकरार रह के एक झलक प्रश्नों को जरूर दोहरा ले, ताकि दोस्तों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में एक भी प्रश्न गलती ना हो पाए। दोस्तों, तो बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होने तक आपके लिए इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन जीके जीएस के प्रश्नों के साथ आपके अन्य विषयों की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। तो दोस्तों, अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए और बिहार पुलिस में अपना रिजल्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी इस कम समय में बेहतरीन हो सके। बिना समय गंवाए दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के प्रश्नों को। सबसे पहले तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला विद्युत ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला विद्युत ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कौन सा था? ऑप्शन ए में दिया गया है नरोड़ा, ऑप्शन बी में केगरा, ऑप्शन सी में तारापुर और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का पहला विद्युत ऊर्जा संयंत्र तारापुर तारापुर कौन सा दोस्तों? तारापुर था। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरे में दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन बी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी में राबड़ी देवी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इंदिरा गांधी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दे दोस्तों, यदि ऑप्शन को डिस्कशन की बात करें तो आपको बता दे प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम दोस्तों क्या थी? राष्ट्रपति थी, अर्थात प्रेसिडेंट थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। साथ ही साथ दोस्तों भारत की ऐसी महिला प्रधानमंत्री रही जो दोस्तों भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है दोस्तों, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। उस प्रश्न का भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सरोजनी नायडू की अगर बात करें तो यदि सरोजनी नायडू की बात करें तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपकी सरोजनी नायडू थी। उसके अलावा दोस्तों अगर राबड़ी देवी की बात करें तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर कौन थी दोस्तों? राबड़ी देवी थी। आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों सभी प्रश्नों के डिस्कशन के साथ आपने पाया, यदि पूछ लिया जाए प्रथम राष्ट्रपति तो प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, दोस्तों राज्यपाल सरोजनी नायडू और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 3 में दोस्तों एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए में है बिस्मार्क, ऑप्शन बी में है मुसोलिनी, ऑप्शन सी में हिटलर और ऑप्शन डी में है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो दोस्तों आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिटलर दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसने एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हिटलर कैसा नेता था दोस्तों, आपसे यदि पूछ लिया जाए तो हिटलर नाजीवादी नेता था। किस तरह का नेता था दोस्तों? नाजीवादी नेता था। आप इसे भी याद रखेंगे, यह नाजीवाद का समर्थक था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या चौथा है। प्रश्न संख्या चौथा में पूछा जा रहा है, तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था, यानी कब दी गई थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन ए में है 1857 की भारत की महान क्रांति दोस्तों आपको याद ही होगा, जिसका मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस को, जिसमें दोस्तों गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। और इसका प्रथम सिपाही कौन था जिसे दोस्तों फांसी दे दी गई थी? प्रथम सिपाही दोस्तों मंगल पांडे को दोस्तों माना गया है, जिसे दोस्तों 1857 की क्रांति में
पहली फांसी दी गई थी। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी में आपसे कह रहा है 1785, ऑप्शन सी में 1947 और ऑप्शन डी में 1910। तो दोस्तों आपको बता दें, तिलका मांझी को जो फांसी दिया गया था ऑप्शन बी में 1785, अर्थात दोस्तों 1785 में तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल आपको इस प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों 5 वर्ष, ऑप्शन बी में है 6 वर्ष, ऑप्शन सी में है 2 वर्ष, ऑप्शन डी में है 1 वर्ष। दोस्तों काफ़ी बच्चे इस प्रश्न में गलती करके आते हैं और ऑप्शन ए को टिक करके आते हैं, जो कि आपका गलत है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर की यदि आपसे बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा जो होते हैं दोस्तों, उसका कार्यकाल मात्र 1 वर्षों का ही होता है। कितने वर्षों का दोस्तों? मात्र 1 वर्षों का होता है। आप ये याद रखेंगे। दोस्तों यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, अर्थात यूएनओ की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर दोस्तों, कब दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 15 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 15 सदस्य देश है, जिसमें 5 सदस्य अस्थायी हैं दोस्तों। 5 सदस्यों को अस्थायी सदस्यता प्राप्त है। 10 सदस्य दोस्तों अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों वे 5 देश कौन है? तो आप सुन लीजिए, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका और दोस्तों क्या अमेरिका दोस्तों और चीन आपके 5 अस्थायी सदस्य देश है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की प्रतिशत मात्रा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों 47%, ऑप्शन बी में 33%, ऑप्शन सी में 50% और ऑप्शन डी में 28%। दोस्तों क्या तो दोस्तों यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात दोस्तों 47%, 47% इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था। यह भी प्रश्न दोस्तों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ऑप्शन ए में दोस्तों आपको बताया गया है 3 वर्ष 18 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी में दोस्तों 1 वर्ष 11 माह 20 दिन और ऑप्शन डी में दोस्तों 11 माह 18 दिन। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? चलते हैं देखते हैं। दोस्तों यदि बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान बनाने का कार्य 9 दिसंबर दोस्तों 1946 से प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता में दोस्तों कैबिनेट मिशन के सुझाव पर 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन व्यक्ति दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर दोस्तों संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। इसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष को हटा करके अस्थायी अध्यक्ष हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से कार्य होते दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों इस बीच में आपके कुल समय की अगर बात करें तो 2 वर्ष दोस्तों 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन किस ऑप्शन में है दोस्तों यह? तो यह है ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही उत्तर। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा था। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है आपका,
1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान किसने दिया था? तो दोस्तों पहले के प्रश्न में इस प्रश्न का दोस्तों सॉल्यूशन आपको डिस्कशन के माध्यम से हमने दे दिया। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको पता ही होगा। फिर भी ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए में भगत सिंह है, ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस है, ऑप्शन सी में मंगल पांडे है और ऑप्शन डी में है दोस्तों महात्मा गांधी। तो दोस्तों यदि 1857 में भारत के प्रथम सिपाही जिसने अपना बलिदान दिया दोस्तों बात करें तो वह थे हमारे मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी दोस्तों मंगल पांडे ही दोस्तों 1857 की क्रांति में विद्रोह में 1857 की क्रांति में दोस्तों मंगल पांडे को ही फांसी दी गई थी। मंगल पांडे दोस्तों चर्बी वालों के कारतूतों के खिलाफ में दोस्तों अंग्रेज के 2 अधिकारी हडसन और ह्यूरोज को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए दोस्तों उसी की वजह से मंगल पांडे को फांसी की सजा हो गई थी। 1857 की क्रांति दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में दोस्तों, तो आप इसे भी याद जरूर रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में आपको राजस्थान दिया गया है, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी में दोस्तों बिहार राज्य आपको दिया गया है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका बिहार राज्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका बिहार राज्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। यदि बात करें कि यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति निवास करते हैं तो दोस्तों आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, जो दोस्तों देश के सभी राज्यों से सबसे अधिक है। देश के सभी राज्यों से सबसे अधिक है, इसलिए दोस्तों बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और यदि पूछ लिया जाए कि भारत में भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो आप उसे भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न वो भी पूछा जा सकता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश उसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके बिहार राज्य में है, कितने हैं दोस्तों तो 1106। सबसे कम आपके अरुणाचल प्रदेश में है जनसंख्या घनत्व दोस्तों, और कितने हैं तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद यदि राजस्थान की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस दृष्टि से दोस्तों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यदि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करें तो आपका हो जाएगा गोवा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, आप इसे भी याद रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब सबसे न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम आप पहले कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को स्किप करके दोस्तों आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यदि आपको दोस्तों नहीं आता है तो कंटिन्यू वीडियो पे बरकरार रहिए। दोस्तों यदि सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या भारत के राज्य की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। आपका सिक्किम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से आपने कई प्रश्नों को जाना, आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों आज का आपका 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपके 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी में दोस्तों 12 राज्य 23 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन डी में दोस्तों 38 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न की सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए दोस्तों सेलेक्ट करके लाया गया है। दोस्तों अब देखने वाले हैं हम भारतीय संविधान से रिलेटेड
महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कंटिन्यू बरकरार रहिए वीडियो में। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उसका भी समाधान हो सके। उसके अलावा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके कोई भी साथीगण दोस्तों या आपके परिवार के कोई सदस्य यदि बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हैं तो उन तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कोई भी दोस्तों आपके साथियों में हो या आपके परिवार के सदस्यों में हो, आपके फ्रेंडशिप में कोई हो, तो उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि कम समय में वे भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके और दोस्तों बिहार पुलिस में अपना सिलेक्शन ले सके। उसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि आगे के सभी डिटेल्स आपको इसी चैनल के माध्यम से और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतरीन इसी चैनल के माध्यम से हो सके। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न में आपसे कह संविधान के किस संशोधन को प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें काफ़ी अधिक संविधान में दोस्तों संशोधन हुआ और कुछ नए शब्दों को भी जोड़ा गया था, तो इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या दूसरा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन आप इसे भी याद जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे ताकि आपका बहकाव हो। तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निर्माता पूछे या जनक पूछे, आप दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखेंगे। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। तो उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। दोस्तों भारत कैसा देश है, तो यह राज्यों का संघ है दोस्तों, यह राज्यों का संघ है, आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या फिर 5 में पूछा जा रहा है आपसे, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बता दें आपको कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन दोस्तों पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। संपत्ति के अधिकार दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को अभी मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत अनुच्छेद 301 के तहत दोस्तों एक कानूनी अधिकार दोस्तों या विधिक अधिकार यूँ कह सकते हैं आप, बना दिया गया। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत दोस्तों कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपके अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति को। और यही क्रम दोस्तों उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के प्रति करते हैं। उपराष्ट्रपति यदि त्यागपत्र सौंपना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ये बात याद रखेंगे। दोस्तों कमेंट में आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसका जवाब कि आपको कमेंट में देना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत में उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों पहले के प्रश्नों में भी इस बात की चर्चा हमने की कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कब दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक में, ठीक है दोस्तों। पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। फिर उसके 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, जो दोस्तों आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे।
राष्ट्रपति भी बने थे, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, जैसे कि दोस्तों पहले भी बताए गए हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद आपका प्रश्न संख्या 9वां में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुकी है? तो दोस्तों आपातकाल भी 3 टाइप के होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं दोस्तों, एक राष्ट्रपति शासन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन, और एक वित्तीय आपातकाल होता है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न के माध्यम से आपको राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया है। यही दोस्तों 3 बार अभी तक हमारे देश में लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों लगता है, राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 द्वारा लगता है, और वित्तीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। तो आप इन सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दोस्तों अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी इस प्रश्न को दोस्तों 100% चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न प्रत्येक जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत जो है आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका 11वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो आपको बता दें संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों संसद के यदि सदन पूछ लिया जाए तो सदन 2 ही होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा दोस्तों। लोकसभा, संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। इसे किस प्रकार से याद किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों संसद आता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे सरल इसका कोड है, आप याद रखेंगे। 100 से हो जाएंगे संसद, रो से हो जाएंगे राज्यसभा और लो से हो जाएंगे लोकसभा। और अनुच्छेद कैसा होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 79 में आपके संसद हो जाएंगे, अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा हो जाएंगे, और अनुच्छेद 81 में दोस्तों 81 में आपका लोकसभा हो जाएंगे। उसके अलावा अनुच्छेद 53 में दोस्तों 53 में आपके राष्ट्रपति आ जाएंगे। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो दोस्तों आपको बता दें 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा का यह समय रहता है दोस्तों। 12 बजे से 1 बजे के समय काल को संसद में दोस्तों शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 में दोस्तों आपके लिए है, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? मूल कर्तव्यों को दोस्तों किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। वर्तमान में दोस्तों हमारे देश में 11 मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे। और मौलिक कर्तव्यों को या मूल कर्तव्यों को दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो रूस आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है आपका। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों? तो अपना प्यारा सा भारत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग दोस्तों और 12 अनुसूचियां है। अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? 395। भाग कितने हैं दोस्तों? तो 22। और अनुसूचियां दोस्तों आपके कितने हैं? तो 12। अनुसूचियां 12 है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे प्रश्न को। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न संख्या 16। ऐसे तो आपने बहुत सारे प्रश्न देखे हैं दोस्तों, संख्या बस 16 है, क्योंकि प्रश्नों को डिस्कशन के माध्यम से आपको बताया गया है, तो काफ़ी प्रश्नों का रिवीजन तो आपसे हो ही गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ही रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों हमारे इतनी मेहनत के लिए आप इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए कोई भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। उसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हल हमने आगे ही देख लिया है, इस प्रश्न को स्किप करते हुए
तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमने पहले ही देख लिया है, तो स्किप करते हुए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो ना हो जाए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए और ये सारा कुछ PDF पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं PDF पाने के लिए दोस्तों। ये PDF बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, तो एक बार चेक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।